कुछ नहीं करना है, समेसन यहाँ बाहर कॉट दे रखा, बस इस बात का ध्यान रखना कॉट है तो हमें कॉट में रिजल्ट चाहिए। समेसन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू क्या जा रहा है 19 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस समेसन p स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n और 2p दे रखा है। चलो यहाँ कॉट ऑफ यहाँ पे समेसन n स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 19 कॉट इनवर्स ऑफ, अब यहाँ 1 प्लस ये 1 रखोगे 1 से लेके n जाना है, ठीक है, सम करना है, यहाँ 2 इंटू जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, अरे p 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या जाएगा n, और ये बताया था ना 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n क्या होता फार्मूला, ये होता है, ये रखा, ये गया, ये कॉट ऑफ दिस हो गया कॉट इनवर्स पे, तो कॉट ऑफ यहाँ पे हो गया समेसन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 19 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉट ऑफ यहाँ पे कॉट ऑफ दे रखा समेसन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू क्या जा रहा है 19 tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, tan इनवर्स में चेंज करा तो 1 अपन, जब भी कॉट है तो tan इनवर्स में चेंज कर लिया करो, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करा, प्लस n माइनस है, क्लियर हुआ, बन रहा है कुछ फॉर्मूला, कॉट ऑफ समेसन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 19 tan इनवर्स ऑफ, क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, थोड़ी देर पहले, tan स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 19, अब कुछ मत करो, सबसे बड़ा सबसे छोटा, दो टर्म बचना, सबसे बड़ा सबसे छोटा, बड़ा रखेंगे जब 19 आएगा, और इससे बड़ा है क्या कोई, तो 19 प्लस 1 क्या जाएगा, तो tan इनवर्स क्या जाएगा 20, सबसे छोटा क्या आएगा 1 माइनस tan इनवर्स 1, नहीं आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है फार्मूला, समझो, कॉट ऑफ समझ में आया, समेसन n स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 19 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स क्या जाएगा x माइनस y 20 माइनस 1 प्लस x डॉट y, सब क्लियर हुआ, कुछ नहीं, यहाँ कॉट ऑफ यहाँ पे समेसन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 19 tan इनवर्स y कितना हो जाएगा 19 बाय 21, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कॉट ऑफ यहाँ पे 1 to 90, अच्छा 1 to 90 तो ऑपरेट ही कर दिया, तो tan इनवर्स 1 to 19 ऑपरेट कर दिया, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, ये तो ऑपरेट कर दिया ना अपन ये। चलो तो अब यहाँ पे 19 बाय 21 हो गया, क्योंकि कॉट तो कॉट इनवर्स में चेंज करेंगे, तो कॉट इनवर्स में चेंज करेंगे तो कितना होगा 21 बाय 90, क्लियर हुआ, कितना हो गया 21 बाय, कहीं है क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया था ये लेटेस्ट क्वेश्चन आईटी 2024 का, एक स्टेप के क्वेश्चन है, इसमें बोला इफ s ग्रेटर देन 0 बता पॉजिटिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द 4 into 1 plus x to 1 4 into 1 plus x 4 into 1 minus x k by 2 16x 16 to power i minus x are 3 consecutive term are in AP। हमें पता अगर ABC 3 नंबर AP में है तो 2b a plus c होता है, खत्म क्वेश्चन। 2b मतलब क्या 2 into k by 2 a plus c मतलब 4 कॉमन ले लिया, 4 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा 4 to power x plus 1 by क्या जाएगा 4 to power x प्लस क्या गया 16 to the power x plus 1 by 16 to power x, ले सकते हैं इसको, 1000 बार रिजल्ट बता दिया x plus 1 by x, कर दे क्वेश्चन 2, कोई पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन क्वेश्चन क्या जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k ग्रेटर देन क्वेश्चन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अरे नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन क्वेश्चन 2, ये 2 यहाँ 2 हो जाएगा, तो 4 into 2 plus 2 4 to the 8 plus 2 10, ओके ग्रेटर देन क्वेश्चन क्या जाएगा 10, ये 10 होगा, 10 से बड़ा होगा, 10 से बड़ा, समझ में आ रहा है भैया, क्लियर। 2024 कठिन लग रहा है क्या, समझो, इसमें लेट द सर्कल C1 and C2 be the circle having the center minus 1,0 and radius 2, if the line of the common chord of C1 and C2 intersect the y-axis at the point P, then the square of the distance P from the center C1, ठीक है, सेंटर C1 से करा तो पहले सर्कल जो सेंटर C1 है उसका निकालते हैं सर्कल का, समझो, पहले सर्कल देखते हैं, सर्कल जो तुम्हारा दे रखा है C1 जो दे रखा है वो क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका सेंटर क्या है 1,1, सेंटर क्या है 1,1 और रेडियस r कितना है 1, और जो सेकंड वाला सर्कल है, सेकंड वाला सर्कल उसका सेंटर क्या है -1,0, सेकंड वाले सर्कल C2 का सेंटर क्या है -1,0 और रेडियस r कितना है 2, सर्कल बनाते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, नहीं ये बस समझ में, x स्क्वायर प्लस 1 क्या है प्लस 2x प्लस y स्क्वायर,
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब बोला सर्कल C1 and C2 with a circle having the center this and radius this is the line of the common chord. common chord क्या होता है S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। कॉमन कॉर्ड में पहला सर्कल ये S1 अगर ले लूं, इसको S1 ले लूं, सेकंड सर्कल को क्या ले लूं S2, तो दोनों को माइनस करेंगे कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे S1 हो गया कॉमन कॉर्ड, ये S1 हो गया, इसका क्या हो गया S2, दोनों को माइनस कर दिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2x प्लस 3 यहाँ पे उठा के रख देते हैं। देखो S1 माइनस क्या कर रहा है S2, तो यहाँ की वैल्यू उठा के माइनस 2x प्लस 3 यहाँ रखते हैं, तो माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और S1 S2 को माइनस करा तो माइनस 2x माइनस 2 क्या हो गया माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे तो 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो कॉमन कॉर्ड निकला, ये कॉमन कॉर्ड निकला, समझ में आ रहा है? ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द पॉइंट P, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? ये कॉर्ड y को जहां कट करेगा वहां x0 होगा, कोई लाइन y को जहां कट करेगी वहां x0 होगा, x को जहां कट करेगी वहां y0 होगा, तो ये y एक्सिस को कट कर रही है तो x क्या हो जाएगा 0, तो पुट x इक्वल टू क्या करोगे 0, x0 पुट करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, तो पॉइंट तुम्हारे क्या जाएंगे 0 2, समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट है इसको नाम P दिया, तो P दे देता हूं मैं नाम, then square of the distance of the P from the center C1, समझ में आ रहा है? सेंटर C1 कितना दे रखा है बताओ जरा, सेंटर C1 कितना दे रखा है और पॉइंट P कितना दे रखा है, तो ये C1 P का क्या बोला होल स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द सेंटर C1, इन दोनों बीच की दूरी निकालना डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला तो 1 - 0 का स्क्वायर 1 और 2 - 1 क्या 1, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर रूट लेना नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 2। क्लियर हुआ? कठिन लग रहा है क्या? ये आईटी 2024। The area of the equilateral triangle inscribed in the circle this is 27√3 unit, then C की वैल्यू निकालना। The area of the equilateral triangle, अब एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब इन द सर्कल, अब ध्यान रखना यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है? ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, उससे अलग है, तो इसका कंसेप्ट भी बता दूंगा, ये भी ध्यान रखना, ये भी सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, आईटी 2019 में आया है क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब इन द सर्कल दिस, इस सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, उसका एरिया कितना है 27√3, तो ये सर्कल है, समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर क्या है ट्रायंगल, यही तो बोल रहा है ना, इंस्क्राइब बोला, सर्कमस्क्राइबिंग होता तो ऊपर से गिरा हुआ, इंस्क्राइब मतलब अंदर से गिरा है। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल, ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, और उसका एरिया 27√3 है, तो सी की वैल्यू पूछा, सी की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रहा है? फंडा इसका वही है, कुछ नहीं करना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे कि ये ट्रायंगल है तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके लेंथ को मैंने क्या दिया P, तो ये साइड को क्या दिया A, तो यहाँ 60 डिग्री है, इक्विलेटरल में सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो मैंने वही फंडा ये बताया कि यहाँ पे sin 60 डिग्री जब लगाओगे sin 60 डिग्री तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो √3/2 P/A हो जाएगा, तो P बराबर क्या आएगा √3/2, नहीं यही बात समझ में, तो P बराबर, P की लेंथ हमेशा याद रखना √3/2 होता है, ठीक है। अब हमें क्या है एरिया निकालते समय, एरिया फॉर्मूला होता है √3/4A² होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4A², ये मतलब साइड होगा, साइड होगा, ए साइड अभी नहीं बता, तो यही मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। अब एरिया ऑफ इसने बोला, अच्छा इसका रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि समझो यहां से यहां तक ये मीडियन है, अगर मैं इसको ये करूं और सेंट्रॉइड बनाऊं तो ये मीडियन आपस में जहां इंटरसेक्ट करते हैं सेंट्रॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो सेंट्रॉइड है मीडियन को 2:1 के रेशियो डिवाइड कर रहा है, वर्टाइसिस वाला पोर्शन 2 होगा, बड़ा वाला ऐसा 2 होगा, ये 1 होगा। अब यहाँ ध्यान रखना रेडियस r यहाँ है, पिछले वाले क्वेश्चन में चूंकि सर्कल को टच कर रहा था तो रेडियस नीचे आ रहा था, रेडियस होता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी, और पता है जहां सेंट्रॉइड होगा सर्कल सेंटर वही होगा, तो सेंटर सर्कमफ्रेंस दूरी रेडियस है, तो ये रेडियस r जो होगा 2/3 ऑफ द होल लेंथ, और ये वाला पोर्शन 2 है ना 2/3 ऑफ द होल लेंथ, होल लेंथ कितना निकला, होल लेंथ कितना निकला √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ √3 आ गया, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा A/√3, या A बराबर क्या आ जाएगा √3 है,
समझ में आ रहा है? ये फंडा हमेशा याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल। तो जो ट्रायंगल की जो साइड होती है वो सर्कल के रेडियस के √3 टाइम्स होती है, मतलब साइड हो जाएगी √3r, साइड क्या हो जाएगी? √3r। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसने बोला एरिया, एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², ये होता है। और ये कितना दे रखा है? 27√3। क्लियर हुआ? अब √3/4 a कितना है तुम्हारा? √3r। तो √3r का स्क्वायर हो जाएगा, √3r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, √3r का होल स्क्वायर इक्वल टू 27√3 हो जाएगा। तो √3/4 यहाँ √3r इंटू √3r ले सकते हैं इसको दो बार, 27√3। समझ में आ रहा है? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? है r स्क्वायर। क्लियर? तो √3 कैंसिल हो गया, ये √3 क्या आएगा? 3 9 जाओगे यहाँ पे, 3 9 जाओगे, 9 चौको 36, तो r कितना हो गया? 36। तो r कितना हो गया? 6। नहीं यही बात समझ में, r 6 हो गया। क्लियर हो गया? अब c पूछा है इसने, c पूछा है तो c कुछ नहीं, इसका रेडियस निकाल लो। r क्या आएगा? √g² प्लस x² माइनस c। तो r मतलब कितना है? 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? √g²। g मतलब क्या है? इसका सेंटर क्या है? -5 का -6 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 25 प्लस 36 माइनस c। क्लियर हुआ? स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या जाएगा? 36 और 25 प्लस 36 माइनस c, ये कैंसिल हो गया। तो c कितना हो गया? 25। नहीं बस समझ में क्लियर हुआ? समझ में आ गया? पता है इसमें अगर एक फंडा याद है तो एक क्वेश्चन एक स्टेप का है, बस याद रखना कि कभी भी सर्कल के अंदर इक्वल ट्रायंगल है तो जो ट्रायंगल की जो साइड है अगर a है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? √3 टाइम्स r इक्वल टू √3r। तो r इक्वल टू √3r तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरे स्टेप में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने प्रूव करके इसलिए बता दिया, मालूम होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/2 + sin 3x + cos 3x if x belongs to R with a, b। रेंज मतलब ये मिनिमम है, वो क्या है? मैक्सिमम। रेंज मतलब ये वाला पोर्शन मिनिमम, वो वाला पोर्शन क्या है? मैक्सिमम। रेंज रखा है, ठीक है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b देन अल्फा बाय बीटा पूछा है, ठीक है। अल्फा बाय बीटा, उसमें थोड़ा मिस्टेक थी पेपर में, अल्फा बाय बीटा होगा, ध्यान रखना। तो अल्फा बाय जो मिस्टेक था मैं करेक्ट कर दिया। तो अल्फा बाय बीटा की वैल्यू पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। fx जो दे रखा था, ध्यान समझना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, ट्रिक से कर रहा हूं मैं। 2+ अब यहाँ sin 3x और cos 3x है। हमें पता है, कई बार बता चुका कि अगर a sin x प्लस b cos x है तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1/√a² होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करा, 2 प्लस माइनस क्या जाएगा? √a²b², मतलब a कितना है? 1, b विद करना 1, मतलब +1/√2 हो जाएगा, ठीक है। दो वैल्यू निकली, एक तो 2 प्लस क्या है? √2 और 2 माइनस √2। अब हमें मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड करना कि कौन सा होगा। देखो जो छोटा मिनिमम होगा, जो बड़ा मैक्सिमम होगा, ये नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी आएगी। तो बड़े में से 1 को बड़े में से डिवाइड करोगे तो छोटा आएगा, तो छोटे में 1 को भी डिवाइड करोगे बड़ा आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? a छोटा आ रहा है ना, तो छोटा आएगा। समझ में आ रहा है? जितने बड़े नंबर डिवाइड करोगे उतना छोटा आएगा, छोटे डिवाइड करोगे बड़ा आएगा। ये a क्या है? b, ये मिनिमम है, वही क्या है? मैक्सिमम। अगर मिनिमम मैक्सिमम पूछे तो ये आ गया। समझ में आ रहा है? ये मिनिमम है, मैक्सिमम है। क्लियर हुआ? चलो अब उसने क्या पूछा, क्या पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है आर द रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक। इसमें बोला कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है? अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू a + b/2 हो जाएगा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? √ab। ये बोला बीटा ज्योमेट्रिक मीन है, तो पहले अल्फा निकालते हैं, a + b। तो अल्फा बता 2 + √2 + 2 माइनस √2 डिवाइड बाय 2, अरे a + b डिवाइड बाय 2, सही है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 2 + √2 + 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2, a + b - b, तो 4 - 2, 2 लिख दूं? अरे लिख दूं डायरेक्ट, और नीचे 2 पहले से ही है। नहीं बस समझ में, अरे a + b - b, तो 4 - 2 क्या रख दिया? 2। क्लियर हुआ? ये कैंसिल हो गया, 2 क्या आ जाएगा? 4 कितना हो गया? 1, अल्फा 1 हो गया। अब बीटा निकाल लेते हैं, बीटा निकालते हैं। बीटा क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? 1/2 + √2 इंटू 1/2 माइनस √2। नहीं है बस समझ में। तो a + b मतलब 4 - 2 हो जाएगा। अरे 4 - 2 मतलब 1/√2 है, यही आ रहा है। यहाँ करेंगे तो देखो 4 - 2 क्या आ जाएगा? 2, 1/2 फाइनल करेगा तो 1/√2, ये बीटा आ गया।
चलो इसने क्या बोला, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बाय बीटा। अल्फा तुम्हारा कितना आ रहा है 1, बीटा कितना आ रहा है, तो कितना हो गया √2 है कहीं ऑप्शन में, क्लियर। चलो देखो फिर आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। अब देखते जाना, इसलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 2023 में, जो 1982 था, 1995, फिर 2024 में 3 बार आ गया, ये चौथी बार फिर आ गया। तो आप बस ये पैटर्न पूरा वही रहेगा, थोड़ा 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 हेर फेर बदल करेगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। A1 A2 A3 AN दे रखा है, AP में है, A5 दे रखा है, 2 into A7 दे रखा है, A11 दे रखा है, 18, देन ये बोल रहा है 12 into, तो देखो 12 into दे रखा है, 12 into दिस। अब यहाँ 1 + A10 A11 है, A11 A12 है और A17 18 है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने पढ़ा था उसमें रिजल्ट क्या था, n-1 बाय √A1 + √A, ये चलता है n-1। n में गलती मत करना, n में गलती बिल्कुल मत करना। 10 से स्टार्ट हो रहा है, 18 तक जा रहा है, कितने टाइम हो जाएंगे, बस यही गलती करोगे, 8 बोल रहे हो, 9 हो गए, समझ में आ रहा है। 11 से 18 तक कितने होंगे, 8, 11 से 18 तक 8 होंगे, और 10 से करोगे क्या हो जाएगा 9, यहाँ गलती करा पूरा आंसर बदल जाएगा। तो कितने टर्म होंगे, 10 से 18 तक जाएंगे, कितने होंगे 9, 9 - 1 9 रखेंगे, और यहाँ 10 से लेके यहाँ तक कितने टर्म होंगे, 9 होंगे। 18 मत लिख देना भैया, उसको 18 देख के मत लिख देना, 10 से स्टार्ट है, समझ में आ रहा है कि 1 से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है 10 से। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, 9 - 1 है ना वहाँ पे, √A1 मतलब क्या आ जाएगा √A10 A1 ना, √A1 मतलब A1 मतलब क्या है 8, फर्स्ट टर्म 18 है, और √AN मतलब लास्ट टर्म क्या है A18 और A18, बस क्वेश्चन में यही निकालना है तुम्हें कुल मिला के, मतलब 12 इंटू यहाँ 8 बाय क्या करना है √A10 निकालना है प्लस √A18 निकालना है। इसको 1 क्वेश्चन दे देते हैं, हम इसकी तलाश में जाते हैं कि कैसे निकलेगा। उसके लिए हिंट कर रखा है, हिंट ये कर रखा है कि A5 समझना, A5 बराबर क्या है ट्वाइस ऑफ A7, समझ में आ रहा है। A5 को तुम लिख सकते हो A + 4D लिख सकते हो, A1 दे रखा तो A1 कर लो, कोई फर्क, A1 + 4D, और ट्वाइस ऑफ ये क्या जाएगा A1 + 6D लिख सकते हैं, A1 + 4D = 2A1 + 12D ले सकते हैं। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -A1, और 12 में 4 का कितना 8D, या इसको A1 + 8D = 0 ले सकते हैं, इक्वेशन बन दे दिया। चलो सेकंड वाला A11 क्या रखा है 18, A11 को ऐसा बोल सकते हो A1 + 10D = क्या है 18, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड दे दो, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया, हमें इधर ऊपर बिठा रहा हूँ, सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियस। तो A1 + 8D = क्या आ रहा है 0, और यहाँ A1 + 10D, A1 + 10D क्या आ रहा है 18, यहाँ माइनस से माइनस, क्लियर, कैंसिल, कितना हो गया -2D -18, क्लियर हुआ। तो D कितना निकला 9, D ने यहाँ रख दो, A1 कितना हो गया -72, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। तो हमारा D कितना रहा है 9, और A1 कितना रहा है -72। अब हमें A10 निकालना है, A10 क्या है A1 + 9D, तो A1 कितना है -72, 9D कितना है 9, 9 9 जाए 81, 80 में 72 कितना हो गया 9, तो 18 में 9 आ गया। चलो अभी क्या निकालना है 18, नहीं यही बात समझ में, A1 + क्या करोगे 17D, तो A1 कितना है बोलो -72, और 17 इंटू D कितना है 9, 17 में 153, तो 17 में 153 हो गया, और 72 कर लिया, तो 13 में 2 गया कितना है 3 में 2 गया 1 हो गया, और 15 में 7 गया 8, 81 आ रहा है, ठीक है, अपना स्क्वायर रूट निकल जाएगा वहां से। तो 18 कितना आ गया 81, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे तुम्हें यहाँ आना है, तो 8 है, ध्यान रखना 18 की वैल्यू जो तुम्हारी निकली है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा 3, समझो 18 का कितना है 81, कितना है 9, 9 3 कितना हो गया 12, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया, क्लियर हुआ, 8 है कहीं, क्लियर हुआ। अब ये ध्यान का सिर्फ दिखने के लिए वो दिख रहा है क्योंकि ग्रेडेशन लगा दिया क्वेश्चन, लेकिन ये टफ है नहीं, दिखने के भी लग रहा है वो टफ है, देखो समझो, बस में इसका लॉजिक पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन आसान है, समझो। ये अल्फा ग्रेडेशन फंक्शन रखा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है, जैसे ग्रेटेस्ट x का मतलब है एन इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन इक्वल टू x, मतलब कोई ऐसा नंबर जो दिए नंबर के बराबर हो इससे छोटा है,
बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? समझा रखा फंडा। जैसे मैं बोलूं 1.57 का ग्रेडेशन वैल्यू क्या आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं 1.34 का ग्रेडेशन वैल्यू क्या आ जाएगा, और 1.99 का भी क्या जाएगा 1, और अगर मैं बोलूं 2.01 का तो क्या जाएगा 2। क्लियर हुआ? एनी इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन, समझ में आ रहा है, और इक्वल्स टू गिवन नंबर। समझ में आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब एनी इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल्स टू गिवन नंबर। होना इंटीजर चाहिए। समझ में आ रहा है? एनी इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल्स टू गिवन नंबर। दोनों दिए हुए नंबर के तो बराबर हो, उससे छोटा हो, बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? बस इसी फंडे से क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अंडर रूट ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा 1। 2 का ग्रेटेस्ट 2 का स्क्वायर रूट 1.414 तो 1 आएगा। यहाँ अंडर रूट ऑफ 3 का 1.73 होता है 1। फिर अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 4, अंडर रूट क्या कहेंगे 4 का क्या जाएगा 2। फिर यहाँ पे अंडर रूट 5 2.25 होता है। फिर अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 6, अंडर रूट ऑफ 6 क्या आएगा 2। फिर अंडर रूट 7, अंडर रूट ऑफ 6 है ना, तो अंडर रूट 6 2। फिर अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 7 क्या आएगा 2। फिर अंडर रूट ऑफ 8 2। लेकिन जैसे ही अंडर रूट 9 होगा तो अब यहाँ से एक पैटर्न पकड़ में आ रहा है। देखो पैटर्न ये पकड़ में आ रहा है कि ये जो पूरा है वो 1 into 3 है। 1 2 3 4 5 5 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो पैटर्न पकड़ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो 2 into क्या है 5। तो ये कुल मिलाकर ऐसा चल रहा है, जरा समझो 1 into 3 प्लस 2 into 5 ऐसा चल रहा है। 1 into 3 2 into 5 3 into 7 ऐसे चलते जाएगा प्लस डैश। अब देखो लास्ट टर्म देखते हैं। लास्ट टर्म में 120 है, इसका स्क्वायर रूट 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 पॉइंट समथिंग का ग्रेडेशन वैल्यू क्या आएगा 10 पॉइंट समथिंग ग्रेडेशन वैल्यू क्या आएगा 10। तो यहाँ तो 10 हो गया, और यहाँ ऑड नंबर चल रहा है। देखो 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर 7 है, मतलब 2n+1 के फॉर्म में चल रहा है। यहाँ 1 रखोगे तो कितना आएगा 3, 2 रखोगे तो क्या आ रहा 5, 3 रखोगे 3 2 6 1 7, तो यहाँ 10 रखो 10 2 20, 20 + 1 21, तो ये आ जाएगा। नहीं ये बस समझ पैटर्न देखो पैटर्न यही तो चल रहा है। 1 into 3 चल रहा है, 2 into क्या चल रहा है 5, तो ये ऐसा तो चल रहा है n into n+1, ये तो चल रहा है पैटर्न। या n है और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, ये क्या है 3, और ये 2n+1 चल रहा है। देखते हैं n1 रखो तो 1 into और 2 + 1 कितना हो गया 3, n2 रखो 2 into 2 2 4 1 5, n3 रखो 3 into 3 2 6 1 7, n10 रखो 10 10 2 20 + 1 कितना हो गया 21। क्लियर हुआ? चलो अब इसके बाद करना कुछ नहीं है, इस सभी का सम करना है। तो ये सीरीज में लिख देता हूँ यहाँ पे 1 into क्या है 3 + 2 into 5 + 3 into क्या है 3 into 7 प्लस डाटा टेस्ट कहाँ तक जा रहा है ये 10 into 20। क्लियर हुआ? अब इसने बोला इक्वल्स टू, इसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसको n टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है तुम्हारा 10 तक। तो समेशन n 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है 10 तक। किस फॉर्म में जा रहा है n into 2n+1, अभी निकाला अपन ने, चाहे तो इसको और ओपन कर लो, समेशन n स्टार फ्रॉम 1 to 10, यहाँ पे क्या जाएगा 2n² + n, दे सकते हैं इसको 2n² + n, 2n² + n। चलो अब तो बहुत इजी कैलकुलेट हो जाएगा। समेशन n स्टार फ्रॉम 1 to 10 क्या आ जाएगा 2n² प्लस समेशन n स्टार फ्रॉम 1 to 10 तो क्या आ जाएगा n। अब यहाँ से देखो n² है तो ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ क्या जाएगा n into n + 1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर हुआ? और 2 पहले से ही है, 2 पहले से ही है, और यहाँ पे क्या आएगा n into n+1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और जहां जाने में क्या रख दो 10, यहाँ 2 3 कर लो तो क्या आ जाएगा 10, और 10 + 1 11 और 10 2 20 + 1 क्या है 21 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3, और वहां से यहाँ जाएगा, यहाँ से करोगे तो 10 10 + 1 यहाँ 10 आ गया, और 10 + 1 क्या है 11 डिवाइड बाय 2 2 5 हो जाएगा, 11 5 से क्या हो गया 55, तो यहाँ पे और 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ से करा अपन ने डिवाइड करा, यहाँ 3 7 कितना हो गया 21। समझो जरा, तो तुम्हारा यहाँ से क्या आएगा 10 into 11 into 21 डिवाइड बाय 3 प्लस यहाँ पे क्या है 2 5 तो कितना हो गया 55। क्लियर हुआ? मैंने बोला 3 7 तो यहाँ कितना हो गया 770 + 55
तो 770 में से 55 जोड़ लो, ये 5 हो गया, 7 5 12 2, 825 है गई 825। क्लियर हुआ? Let the length of the focal chord PQ of the parabola y square 12x be the 15 units. Then distance of the PQ from the origin is P. Then 10p square. अभी जो थोड़ी देर पहले पैराबोला का क्वेश्चन था, वापस से वही क्वेश्चन आ गया, सेम ही क्वेश्चन है, और वो भी आईटी 2024 में पूछा गया था और ये आईटी 2024 का है। थोड़ा सा अंतर है, अंतर नहीं है, मतलब पूरा लगभग सेम है। देखिए उसको लग रहा 72, 72 आंसर आएगा, देखना तुम भी फिर डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे, आंसर कैसे निकल रहा। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, समझो। द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड PQ ऑफ द पैराबोला y square 12x with the 15 units. Length of the chord. So length of the, अब focal chord बोला, समझ में आ रहा है? Length of the focal chord. Length of the focal chord. तो length of the focal chord A into क्या आ जाएगा? T1 by T1 का whole square. बताया मैंने? और length of the focal chord कितना रखा? 15. 15 is equals to A कितना है? 3 और T1 plus 1 by T1 का whole square. और 3 5 हो जाएगा। तो 3 5 तो यहाँ पे अपन ने देखा कि T1 plus 1 by T1 का whole square is equals to क्या आ जाएगा? 5। अरे क्लियर हुआ? 5। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है लास्ट में कि 10p स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? 10p। तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 10 में कन्वर्ट करके बोथ साइड मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, उधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का, तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा? T1 plus 1 by T1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। तो 10 की वैल्यू मेरी ये निकल गई। समझ में आ रहा है? बाद में यहाँ पुट करना पड़ेगा 10 की वैल्यू। समझ में आ रहा है? ये 10 की वैल्यू निकाल लिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the length of the focal chord of the PQ of the parabola y square 12x is 15 units, if the distance of the PQ from the origin, समझना, if the distance of the PQ मतलब उस focal chord PQ की distance from the origin is P, origin से दूरी क्या है? P है, then 10p स्क्वायर निकालना है। तो जो वही फंडा वही है, पूरा डायग्राम भी वही बनने वाला है। ये पैराबोला हो गया। क्लियर हुआ? ये मैंने कोई फोकल कॉर्ड बनाया, ये फोकल कॉर्ड दे दिया A,0, ये पॉइंट क्या लिया? AT1 स्क्वायर 2AT1, ये पॉइंट क्या है? 2A2। क्लियर? ये मैंने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, इसका नाम क्या दे रखा है? P। 0,0 डाल रहे हैं फोकल कॉर्ड पे, फोकल कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो फोकल कॉर्ड अगेन फोकल, पहले सिंपल कॉर्ड निकालेंगे तो y ऑफ क्या हो जाएगा? T1 plus T2, y ऑफ T1 plus T2 इक्वल्स टू 2 into क्या होता है? x ऑफ A ऑफ T1 T2, ये होता है। क्योंकि फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 क्या हो जाता है? -1, तो T2 इक्वल्स टू क्या जाएगा? -1 by T1। तो यहाँ पे हो जाएगा y ऑफ क्या जाएगा? T1 -1 by T1 इक्वल्स टू 2 into क्या जाएगा? x, a की जगह क्या? 3, T1 T2 -1 है ना, -3 हो गया ये। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पे डालते हैं परपेंडिकुलर, कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं P, ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर डाला मैंने P ओरिजिन से 0,0 से इस पे लाइन पे, समझो y ऑफ T1 -1 by T1, चाहे तो इसको इधर ले लो -2 ऑफ x -3 इक्वल्स टू 0। ओरिजिन से मतलब 0 0 से, उसको नाम क्या दे रहा है? P। तो ये 0, ये 0, 3 2 क्या? 6 डिवाइड अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा? x के क्वेश्चन का स्क्वायर क्या है? 4, y के क्वेश्चन का स्क्वायर मतलब T1 -1 by T1 का होल स्क्वायर, ये क्या है? P। क्लियर हुआ? बट P स्क्वायर बोला उसने, तो P स्क्वायर भी करेंगे। P स्क्वायर जब करेंगे, इसको समझो, जब P स्क्वायर करेंगे उसका P स्क्वायर निकालेंगे। P स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 36 डिवाइड बाय 4 प्लस T1 -1 by T1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 10p स्क्वायर बोला, 10p स्क्वायर बोला तो 10 into p स्क्वायर। 10 की वैल्यू बताओ क्या है? 10 की वैल्यू क्या है? 2 into T1 plus 1 by T1 का होल स्क्वायर, 10 की वैल्यू है। और p स्क्वायर ये रहा 36 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 4 प्लस T1 -1 by T1 का होल स्क्वायर। और ये बताया ये दोनों सेम ही होते हैं। आगे अगले स्टेप में करेंगे तो देखा जाए तो 2 into T1 plus 1 by T1 का होल स्क्वायर यहाँ 36 है, इंटू क्या है? 36 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या? T1 plus 1 by T1 का होल स्क्वायर। और इसका मतलब यही तो है, तो कैंसिल आउट हो गया दोनों, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल, जैसे कैंसिल हुआ है ये T1 plus 1 by T1 ये कैंसिल हुआ का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो 36 दोनों कितना हो गया? 72। क्लियर हुआ? ये 72। क्लियर हुआ? ये समझ में आया क्या हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया नहीं आया? ये 72 आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है?
इसमें फंडा ये लगा, समझ में आया कि नहीं आया? t1 प्लस 1/t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t1 माइनस 1/t1 का होल स्क्वायर प्लस 4t1 इंटू 1/t1। ये तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू ये होती है, इसलिए मैंने वहां ही रख दिया। क्लियर हुआ? ये 72 AIT 2024। नेक्स्ट देखो, इसमें वाला सर्कल एस passes to the point 0,1 and the orthogonal to the circle this and this then। अभी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। देखो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मेथड से तो एडवांस का कोई क्वेश्चन मेंस के कई गुना ज्यादा ऊपर होता है। एडवांस का कोई भी क्वेश्चन 3 मिनट से कम टाइम लेता ही नहीं है, इसको 1 सेकंड में कर लोगे, सेकंड्स के अंदर कर लोगे। तो समझा रहा हूं फिर भी, नहीं तो मैं हाथ लगाने की जरूरत नहीं। इसका आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर इसके अलावा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और उसके पीछे मैंने कंसेप्ट बता रखा है, उस कंसेप्ट से होगा। कंसेप्ट समझा रहा हूं, याद करो मैंने समझाया था कि एक सर्कल दो दियो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। A circle intersect two circle orthogonally, समझ में रहा है? Then radical axis of the two circle must pass through the center of the third circle। फंडा ये है कि एक दो सर्कल दे रखे हैं और एक तीसरा सर्कल इसके वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो ये सर्कल S1 और सर्कल S2 का जो रेडिकल एक्सिस होगा, ये रेडिकल एक्सिस समझ में आ रहा है, मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल। याद आ गया? मैंने समझाया था फंडा, if a circle intersects two given circle orthogonally then the radical axis must pass through the center of the second third circle। ये थर्ड सर्कल सेंटर से जाएगा, तो करना कुछ नहीं है। अगर इसी फंडे का उपयोग करना है कि थर्ड सर्कल सेंटर जाएगा तो सेंटर उसको सेटिस्फाइड भी तो करेगा। तो आप देखो क्वेश्चन, अ सर्कल passes to the point 0,1, ठीक है, ऑर्थोगोनल टू द सर्कल दिस एंड दिस। वो जो सर्कल है जो तुम्हें निकालना है वो 0,1 से भी पास हो रहा है और इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ये सर्कल उस सर्कल को क्या कर रहा है? ऑर्थोगोनली। तो इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो उस थर्ड वाले सर्कल के सेंटर जाएगा। अब वो थर्ड सर्कल का सेंटर ही तो पूछ रहा है 4 ऑप्शन में। अब वो थर्ड सर्कल 0,1 से भी जा रहा है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि जो सर्कल तुम्हें निकालने के लिए बोल रहा है, ये पहला और दूसरा दिए सर्कल, ये पहला सर्कल मान लो सपोज ये दे दिया इसने x-1 का प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 और सेकंड सर्कल x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो इन जो का रेडिकल एक्सिस के सेंटर जाएगा, सीधे जाएगा। तो कुछ मत करना, इन दोनों सर्कल क्या निकाल लेते हैं? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस निकालते हैं, तो रेडिकल एक्सिस निकालेंगे मतलब ढंग से खोल लेते हैं। x प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 16 और x प्लस y स्क्वायर की जगह क्या रखना है? 1 रखा। 1 प्लस 1 माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये 2 माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7। क्लियर हुआ? हमारा जो x इक्वल टू -7 है वो क्या है? रेडिकल एक्सिस। ये क्या है? रेडिकल एक्सिस। और इस पे जो सर्कल तुम निकाल रहे हो उसका सेंटर लाई करेगा। तो इसमें कौन से ऑप्शन में इसका सेंटर सेटिस्फाइड कर रहा है? -7 आ रहा है, ये -7 यहाँ पुट करेंगे तो -7 इक्वल टू क्या आ गया? -7। तो पहली बात तो सेंटर ये निकल गया, ये रेडिकल एक्सिस निकली और रेडिकल एक्सिस के ऊपर क्या होगा? सर्कल का सेंटर। तो ये x -7 इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड। ये तो सेंटर हो गया। रेडियस भी चाहिए, रेडियस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो सर्कल निकला तुम्हारा ये, इसका सेंटर तुम्हारा जो निकल चुका है, क्या निकला? -7,1। क्लियर हुआ? और ये जो कहां से जा रहा है सर्कल? 0,1 से। इन दोनों के बीच की दूरी रेडियस हो जाएगी यार। तो आर निकालोगे 7 से बन जाएगा 49 1 1 0। तो आर कितना आ गया? 7। अरे आ गया 7। तो 7 ये है। क्लियर? ये एडवांस का क्वेश्चन सेकंड्स के अंदर हो गया। In a triangle, the sum of the sum of the length of the two sides is x। ठीक है, ट्रायंगल की साइड ए और बी मान लेता हूं, तो x इक्वल टू क्या दे रखा है? a प्लस b एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द साइड टू साइड इज y प्रोडक्ट दे रखा है ab दे रखा है। if x स्क्वायर माइनस पर c, if x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू y, where c is the length of the third side of the triangle, then क्या बोला? circum radius of the triangle। मतलब r निकालना, circum radius क्या निकालना है? r निकालना है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, y क्या है? ए बी होला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ab। उधर ले जाओ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ab। और हो जाएगा, उधर जाएगा तो इसको 2 से डिवाइड कर दो यहाँ और यहाँ। समझ में आ रहा है? ab को नीचे ले आओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab।
इक्वल टू क्या आ गया -1/2 और हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है cos c इक्वल टू क्या है -1/2। तो एंगल सी कितना हो गया 2π/3। एंगल सी 2π/3। एंगल सी कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। चलो अब एंगल सी 120 डिग्री हुआ। अब निकालना क्या है, वेयर द सी इज द लेंथ ऑफ द देन सर्कम रेडियस निकालना। देखो अब सर्कम निकालना, तुम्हें सी मिल गया 120 डिग्री, तो कुछ नहीं करना है 2r इक्वल टू सी sin c लिख सकते हैं। तो 2r इक्वल टू सी, सी तो दे ही रखा, साइड सी दे रखा है, sin c मतलब क्या जाएगा sin 2π/3। sin 120 डिग्री कितना होता है √3/, तो 2r इक्वल टू सी बाय कितना हो जाएगा √3/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2r बराबर 2c बाय √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r बराबर क्या आ जाएगा c बाय √3। है क्या आंसर? क्लियर हुआ? हुआ? ये भी आरटी 2005 का क्वेश्चन दे रही है दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच कंटेन द 3 कॉइन ऑफ यूनिट रेडियस। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल होंगी, इसके अंदर कॉइन है, 3 कॉइन है और यूनिट रेडियस है, मतलब उनका रेडियस सेम है। समझ में आ रहा है? 3 कॉइन दे रखे हैं। क्लियर हुआ? ये ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं 60 60 60। तो मान लिया सर्कल सेंटर यहाँ पे इसका C1 मान लेता हूँ, इसका C2, इसको क्या ले लिया C3। क्लियर हुआ? एंगल बाइसेक्टर हो गया ये। 60 का आधा कितना हो गया 30, ये पूरा 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। समझ में आ रहा है? ये रेडियस हो गया, ये यूनिट रेडियस 1 बोल रहा है ये। अच्छा ये रेडियस भी 1 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये भी रेडियस 1 हो गया और ये पूरा 60, तो ये भी 30, ये भी 30 हो गया। इसको m नाम दे देता हूँ, इसको l नाम दे दिया। यहाँ इस ट्रायंगल में चाहे cot 60 tan 60 tan 30 या cot 30 लगा लो, tan 30 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जरा देखो ये इस पे, क्योंकि मुझे अगर BM देखो ट्रायंगल की जो इक्वल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, तो कोई भी साइड मिल जाए एरिया मिल जाएगा मुझे। फाइनल निकालना द एरिया ऑफ द इक्वल ट्रायंगल क्या होता है √3/4a²। ये साइड होती है, चाहे ये ले लो, चाहे ये निकालो, चाहे ये निकाल लो। तो एक काम करता हूँ मैं BM निकाल लेता हूँ, जो लेंथ BM की है वही लेंथ LC की है, बस ये भी निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो पहले ये निकालते हैं, BM निकालते हैं। तो ये इस वाले इसमें लगाते हैं tan 30 डिग्री, क्या आएगा परपेंडिकुलर में बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है BM। अरे BM है, बेस क्या है BM, tan 30 1/BM। तो BM उधर गया तो BM क्या आ जाएगा, कितना आएगा √3। ये क्या है √3, ये वाला पोर्शन भी क्या आ जाएगा √3। अच्छा ये दूरी क्या है 1 और ये दूरी 1, तो ये दूरी क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हो जाएगी √3 + 2 + √3। अरे हो जाएगी, तो कितना हो गया 2 + 2 √3, ये a हो गया। तो यहाँ रख देते हैं √3/4a² मतलब 2 + 2 √3 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? 2 बाहर आएगा तो √3/4, 2 बाहर आया, 2 बाहर आया तो 4 और √3 + 1 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर? ये कैंसिल हो गया, √3 इसको ओपन करा तो a² + b² + 2ab। नहीं यही बस समझ में। अब यहाँ से अंदर जाए 3 + 1 क्या है 4, तो क्या जाएगा 4 √3 और √3 जाएगा 3 × 6। क्लियर हुआ? 4 √3 + 6। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन वही तुम्हारा कॉपी का किया वो क्वेश्चन है, सेल्फ स्क्वायर का क्वेश्चन है, चेंज वो कर दिया 1, √3 था वहां पे सर्कल में, 1, क्या है √3 है और ये √3 1 कर दिया। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है, ये आईटीएम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान समझना। इसने बोला टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये कराया भी क्लास में कॉपी का क्वेश्चन, बस वो कॉपी में 1, क्या है √3, बाकी पूरा क्वेश्चन वही है सेम। एरिया भी यहाँ चेंज होगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द लाइंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस एट द पॉइंट √3, 1 टू द सर्कल दिस एंड x एक्सिस फ्रॉम फॉर्म अ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो पहले हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल ये बनाया और ये सर्कल का जो रेडियस 2 यहाँ पे 2,0 आ गया। क्लियर? 2,0 आ गया। अब इसने बोला √3, 1 पे टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है, टेंजेंट खींचा, टच करते हुए जा रहा है, टेंजेंट हो गया। ये कितना है √3, 1 पे। क्लियर हुआ? नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, अलाइन विच इज परपेंडिकुलर टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। इन केस ऑफ सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल सेंटर जाएगा 0 0 से। तो वो इसने बोला कि टेंजेंट से बना हुआ ट्रायंगल नॉर्मल से बनाओ, एक्स एक्सिस से भी गिरा हो
बोला ना एक्सिस से घिरा हो, एक्स अगर वाई से बोलता तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो टेंजेंट से गिरा हो, नॉर्मल से गिरा हो और एक्स एक्स से गिरा हो, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अगर बोलता टेंजेंट से गिरा है, नॉर्मल से गिरा है, वाई एक्सिस, तो ये वाला लेते हैं। अब एरिया द ट्रायंगल जो होता है, एरिया द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। क्लियर हुआ? तो बेस तो यहां से यहां तक बेस होगा और हाइट ये दूरी होगी, ये दूरी, तो ये देखो ये √3 का 1 है, तो ये दूरी यहाँ से क्या है √3 और हाइट क्या है 1, ये √3 है, ये हाइट हो जाएगी। बस बेस चाहिए, यहाँ मान लो ओ ले लो और इसको एन ले लो, इसको क्या ले लो एन, तो एन चाहिए। और ये वाला जो डिस्टेंस ये तो ये तुम्हारा 2,0 तो ये था, समझ में आ रहा है, ये 2,0 था, ये निकालना है अभी अपने को, तो ये टेंजेंट निकाल लो पहले, टेंजेंट निकाल लो, टेंजेंट पॉइंट √3,1 क्या होगा, t = 0, t = 0, तो सर्कल x पर क्या है 4, तो क्या आ जाएगा √3x + y = 4, ये x को कट कर रहा है, ये x पे y 0 होता है, y 0 पुट कर दो, x क्या आ जाएगा 4/√3, तो ये जो n वाला पॉइंट आया ये क्या आ गया 4/√3,0, x पे y 0 होता है। अब एरिया तो ट्रायंगल क्या हो जाता है 1/2 बेस यहाँ से यहाँ तक, बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 4/√3 इंटू हाइट 1 है, अरे हाइट 1 है ना, तो 2 आ गया, तो क्या आ गया 2/√3। क्लियर नहीं है बस समझ में? इसने बोला द टेंजेंट टू द सर्कल x² 1 intersect the coordinate axis at a distinct point P and Q, then locus of the midpoint of PQ। देखो tangent to the circle this intersect the coordinate axis at distinct point P and Q, then locus of the midpoint of the PQ। समझो इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी कॉपी में करा रखा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, कॉपी का क्वेश्चन, बस में अंतर ये है कि कॉपी में x² + y² क्या है a² और यहाँ मान दे दिया, तो वहां पे एक ही जगह मान कर दोगे आंसर आ जाएगा, कॉपी का क्वेश्चन समझो, कनेक्ट कर लोगे। ये सर्कल दे रखा है और ये आईडी 2019 का है और टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट खींचा ये पी और क्यू पे कट कर रहा है, ये पी और क्यू पे कट कर रहा है। देखो टेंजेंट टू द सर्कल दिस इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q, देन लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। मान लो मिड पॉइंट ये है, मान लो मिड पॉइंट ये है, इसका लोकस निकालो, उसको क्या मान लो h का मान, लोकस के 4 एल्गोरिथम, पहला assume the coordinate of the point h, whose locus to be found, locus is second condition, write the given condition in mathematical form involving h and k। और एक फंडा और बताया था मिड पॉइंट h, तो पहला एंड क्या हो जाएगा 2h, 0 और सेकंड एंड क्या हो जाएगा 0,2k। क्लियर हुआ? अब ये एंड 2h, 0 तो ये लेंथ क्या जाएगी 2h, इसको दे दिया, और ये लेंथ क्या जाएगा 2k, ये लेंथ 2h, ये लेंथ 2k है, ये लाइन इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी x/2h + y/2k = 1। ये टेंजेंट है इस पे, तो टेंजेंट का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, क्या होगा p = r, p मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर = रेडियस ऑफ द सर्कल, p मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, 0,0 परपेंडिकुलर डाला इसमें और रेडियस r के बराबर होगा, ये 0 क्या बचा 1 अपन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ s² क्या आ जाएगा 4h² + 1/4k² = r, r मतलब रेडियस, रेडियस मतलब क्या 1, अरे 1 है रेडियस, उधर जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, एलसीएम जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा 2hk, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2hk, नीचे अंडर रूट क्या आ जाएगा h² + k² = क्या है 1, इधर ले जाओ स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ में आ रहा है, स्क्वायरिंग तो क्या आ जाएगा 4h² k², 4h² k² = h² + k², रिप्लेस h1 k by y, तो क्या आ जाएगा x² + y² - 4x² y² = 0। कौन सा ऑप्शन है? क्लियर हुआ? कठिन लग रहा है क्या? इस पर क्वेश्चन क्लास में करा रखा है, एग्जैक्टली दोनों क्वेश्चन अलग अलग करा रखे हैं क्लास में, भाई इसने कंबाइन करके पूछ लिया, आईडी 2019 का क्वेश्चन है, तो x रखा है sin इनवर्स ऑफ sin 10, समझो sin इनवर्स ऑफ sin 10, ये तो रेंज के बाहर जा रहा है, अंदर लाने के लिए कुछ नहीं करा। देखो मैंने बताया था कि जैसे 3π, अगर पाई की वैल्यू 3.14 होती तो अगर 3π करेंगे 3 कितना हो जाएगा 9.42 और 10 जो है इसके ऊपर है, तो 10 को लिख सकते हैं 9.42, मतलब 10 को लिख सकते हैं 3π + थीटा, कर दिया पुट, तो 10 बराबर 3π + थीटा, ठीक है, तो x = sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ 10 को क्या लिखा 3π + थीटा, 3π + थीटा, x = sin इनवर्स ऑफ sin 3π + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर जा रहा है, कितना हो जाएगा -sin थीटा, sin इनवर्स ऑफ sin x - sin इनवर्स x होता है, तो -sin इनवर्स ऑफ sin थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा - थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 - 3π, अरे थीटा की वैल्यू क्या है
10 माइनस 3 पाई, तो 10 माइनस 3 पाई तो कितना -10, मतलब 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10, ये तुम्हारा क्या है x। अब सेम y निकाल लेते, तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स दे रखा है, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 10 की वैल्यू वही रखते हैं, 10 की वैल्यू क्या है 3 पाई प्लस थीटा, इसमें भी तो सेम ही आएगा, तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, क्लियर हुआ। अब cos इनवर्स ऑफ cos थीटा तो क्या है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, अरे हो जाएगा, तो यहाँ पाई माइनस ये क्या हो जाएगा थीटा, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई, अरे आ जाएगा 10 माइनस 3 पाई, तो माइनस प्लस हो गया 3 पाई, मतलब क्या आएगा 4 पाई माइनस 10, 4 पाई माइनस 10, निकालने के लिए क्या बोल रहा है y माइनस x, ये तो y निकला तुम्हारा, y माइनस x मतलब 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई प्लस 10, नहीं यही बात समझ में, कैंसिल तो कितना आ गया पाई है कहीं, क्लियर। चलो ये आईटी 2024 का क्वेश्चन, मेथड से अच्छा खासा लेंदी है क्वेश्चन, मैं ट्रिक से करूंगा इसको, शॉर्टकट ट्रिक से करूंगा, मेथड से बहुत लेंदी है। देखो इसने बोला लेट द 3 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये द 3 नंबर्स a, b, c in arithmetic progression and a plus 1, b, c plus 3 with the geometric progression if a greater than 10, इसने बोला a 10 से ऊपर है and the arithmetic mean abc is 8, then cube of the geometric mean of abc। इसको मेथड जाओगे, अच्छा खासा टाइम टेकिंग क्वेश्चन, एक पेज का है, लेकिन शॉर्टकट से करोगे 2 स्टेप में हो जाएगा, समझो। तुम्हें पूछा क्या पहले वो देखना, इसने पूछा क्या देन क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एबीसी, पूछा क्या उस पे कौन सा क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एबीसी। चलो एबीसी का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो क्या आ जाएगा एबीसी की 1/3 1/3 होगा, और उसका क्या बोला क्यूब, मतलब क्या आ जाएगा एबीसी, पूछा ये है, समझ में आ रहा है, मतलब पूछा क्या है एबीसी, कुल मिला घुमा रहा है, कुल मिला के पूछा ये 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या पूछा है एबीसी, 1/3 का होल क्यूब एबीसी हो जाएगा, एबीसी पूछा कि a into b into c क्या है, ये पूछा है, देखते हैं भैया। अब हिंट क्या दे रखा है उसके लिए, हिंट ये दे रखा है कि लेट द 3 नंबर a, b, c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमें पता अगर a, b, c आर इन एपी, अगर एपी में है तो कंडीशन क्या होती है 2b = a + c होती है। चलो और इसने बोला a + 1, b, c + 3 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे देखा है a + 1, b, c + 3 ये जीपी में है, तो क्या आ जाएगा b² = a + 1 into c + 3, नहीं यही बात समझ में। चलो अब इसने बोला है आगे कि a बड़ा है 10 से एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ a b c इज 8, abc का अरिथमेटिक मीन क्या है 8, abc का अरिथमेटिक मीन 8 है, तो a + b + c / 3 = 8, तो a + b + c बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब वहां से देखो 2b = a + c, तो a + c की जगह 2b यूज कर सकता हूँ, a + c जगह क्या आ जाएगा 2b + b = 24, तो क्या आ जाएगा 3b = 24, तो b = कितना हो गया 8, एक तो मिल गया b8, यहाँ पुट कर देता हूँ b8, क्या हो गया 64, a + 1 और c + 3, नहीं ये बस समझ में, चलो अब इसने बोल रखा है abc 8 और देन फाइंड द वैल्यू, अब यहाँ 64 है, अब a की वैल्यू यहाँ हिंट में दे रखा है, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, इसको मेथड जाने नहीं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, a की वैल्यू बोला 10 से ऊपर है, एक रीजन क्या है 10, तो 11 12 कुछ भी हो सकता है, अगर a मैंने 11 लिया, यहाँ पे 11 लिया तो 11 + 1 क्या जगह 12, और यहाँ इसी की जो भी वैल्यू होगी हमें ये कि यहाँ 64 चाहिए, तो यहाँ तो अगर a की वैल्यू 10 से ऊपर लिया क्या है 11 लिया तो क्या है 12 के मल्टीपल में यहाँ कुछ भी हो, लेकिन 12 के मल्टीपल में यहाँ तो 12 आ गया, भाई इसने बोला a > 10 के ऊपर 11 ले लिया, 11 + 1 क्या आ जाएगा 12 के मल्टीपल में 64 आएगा क्या, 12 के पहाड़े में 64 आता है क्या, तो ये 11 नहीं हो सकता, 11 होगा तो 12 हो जाएगा, 12 लोगे तो क्या आएगा 13 के टेबल में 64 आता है, फिर 13 लो, 13 + 1 क्या आ जाएगा 14 में 64 आता है क्या, फिर 15 लो, 15 + 1 16 के टेबल में 64 आता है, कि नहीं आता है, 16 4 जा, ये यहाँ क्या लिया 15 + 1 क्या है 16, और यहाँ क्या चाहिए 4, तो सी को क्या रखना पड़ेगा 1, तो अपन ने ये क्या ले लिया 15 और सी क्या ले लिया, और बी क्या आया, और इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई तो बोला है, क्या पूछा है एबीसी, अरे यही तो पूछा है एबीसी, तो 15 8 कितना हो गया 120, इधर 120, पहली फुर्सत में, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है, समझ में आ गया नहीं आया, ये लॉजिक लगाना तो समझ में आ गया, ये आईटी
क्योंकि तुम्हें पूछा क्या, यही तो पूछा था, एबीसी पूछा था ना लास्ट में, एबीसी एबीसी मल्टीप्लाई कर दो ना, ये रहा 15 120 इंटू 1 120 ही आएगा। क्लियर, ध्यान रखना, समझ में आ गया लॉजिक? ये तो हो ही गया होगा, क्लास में करा दिया बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी देख लो। A1 A2 A3 इसमें 30 सेट रखा है, 5 एलिमेंट B1 B2 B3 एंड ईच ऑफ विथ 3 एलिमेंट सच दैट यूनियन ऑफ I स्टार फ्रॉम 1 to क्या बोल रहा है 30 AI दे रखा है इज इक्वल्स टू, और यूनियन ऑफ I स्टार 1 to N BI दे रखा है BI इज इक्वल्स टू क्या है S, then each element also belongs to exactly 10 of AIs or is exactly and exactly 9 of BIs, then find the value of n। समझो, इसमें पहले एक सेपरेट एक करके करते हैं। सपोज इसने बोला सपोज A1 A2 A30 आर 30 सेट्स विथ 5 एलिमेंट ईच, ठीक है 30 सेट है, मतलब इसको अलग से करूं तो समेशन I स्टार फ्रॉम 1 to 30 है और AI है, तो इसको अगर मैं ऑपरेट करूं तो इसका मतलब है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 दैट इज यूनियन क्या है A30, और हर एक में कितने एलिमेंट है 5, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 ऐसे 30 है, तो 30 को चाहे 5 बार जोड़ लो, समझ में आ रहा है 13। यहाँ इसने बोला ना कि देखो A1 A2 A30 सेट विथ 5 ईच एलिमेंट, हर एक में क्या 5 एलिमेंट है, तो 5 5 5 को 30 बार जोड़ लो, चाहे 5 को 30 बार जोड़ लो या 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 टू क्या आ जाएगा 5, तो कितना हो गया 150, समझ में आ रहा है? ये ए सेट में हो गया। सेम बी सेट में जो बोला, बी सेट में बोला यहाँ पे I स्टार फ्रॉम 1 to क्या बोला N और बी आई। अब इसने बोला कि बी एन आर सेट ईच विथ 3 एलिमेंट, इसमें हर एक में 3 एलिमेंट है और कितने टाइम जा रहा है n टाइम्स, तो n टाइम जा रहा है, तो 3 इंटू क्या जाएगा n। क्लियर हुआ? तो इसमें 150 एलिमेंट है, इसमें कितना हो गया 3n। तो मैं डायरेक्टली अब इसको कर रहा हूँ, समझो इसमें ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि पहला जो दे रखा है समेशन I स्टार फ्रॉम 1 to 30 AI, अब इसमें हमने देखा कि हर एक में 5 एलिमेंट है, तो 13 to 5 हो जाएगा 150, और ये सेकंड वाले जो बी की बात कर रहा है समेशन I स्टार फ्रॉम 1 to N और क्या है BI, और हर एक में क्या है 3 एलिमेंट है, तो 3 into N कितना हो गया 3n। क्लियर हुआ? चलो ये पहला, दूसरा हो गया, आगे बढ़ते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AI, मान लिया S का जो S में जो है K एलिमेंट है, S में कितने एलिमेंट है K, तो यहाँ जो 10K दे रखा है, S में K एलिमेंट है, जो 10K दे रखा है 10K 10 टाइप्स ऑफ K बराबर क्या है 150, अरे AI के बराबर AI 150 है, और बिलोंग्स टू if each element of S belongs to exactly 10 of AIs and exactly 9 of BIs, 9 of BIs, तो मान लो 9K इक्वल्स टू BIs में कितने हैं 3n, तो 3 3 जा हो गया, n इक्वल्स टू कितना हो गया 3K, अरे क्लियर n इक्वल्स टू 3K। अब n इक्वल्स टू 3K वैल्यू K की वैल्यू रख दो, यहाँ पे K की वैल्यू क्या आ जाएगी n/3, K की वैल्यू क्या आ जाएगी n/3, तो हमें n निकाला ना लास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो इसको कैंसिल कर दो, K क्या आ गया 15 यहीं रख दो, उठा के 15 यहाँ रख दो, तो n/3 इक्वल्स टू K की जगह क्या है 15, तो 15 3 जगह आ जाएगा 45, ये आंसर आ गया। क्लियर? इसी आंसर क्लियर है? देखो एनआईटी में 2008 19 और 21 3 साल पूछेगा। क्लियर हुआ? चलो डायरेक्ट कर लोगे, इसमें तो बताया था शॉर्टकट में, इक्विलेटरल एंगल ले लो, इक्विलेटरल एंगल मतलब a = b = c, समझ में आ रहा है भैया? और a = b = c और a = b = c साइड भी इक्वल होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे। शॉर्टकट बताया था कि इस टाइप क्वेश्चन के लिए कॉमन शॉर्टकट बताया था कि मान लेना ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल एंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, तीन एंगल इक्वल होते हैं, तो पुट कर दिया अपन ने, पुट कर दिया a = b = c, a = b = c, LHS RHS एक में सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसमें C में, बाकी और कहीं हो रहा है क्या? सिंगल C, AIT 2005 का क्वेश्चन। क्लियर?